दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं प्रबंधन और ये यूनिट फर्स्ट का जो पेपर फर्स्ट है जीएस पेपर 1 उसका यूनिट थर्ड का टॉपिक है और सेकंड जो पार्ट है उसका टॉपिक है बैंकिंग एवं गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान। इस वाली वीडियो में हम 2-3 टॉपिक पढ़ेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। और ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत सिंपल सा टॉपिक है। बैंकिंग संस्थान, इस प्रकार की संस्थाओं में वे वित्तीय संस्थान आते हैं जो आरबीआई के नियमानुसार स्थापित हों। सबसे पहली बात, वित्तीय संस्थान, और वो किसके अनुसार स्थापित हैं? आरबीआई के नियमानुसार स्थापित हैं। वित्तीय स्रोतों के रूप में बैंकों का महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि यह पृथक समय अवधि के लिए धन प्रदान करते हैं। बैंक हर प्रकार से फर्मों को ऋण उपलब्ध करवाते हैं, जैसे नकद, साख, अवधि ऋण, अधिविकर्ष आदि। तो अभी हमने पढ़ा कि बैंकिंग संस्थान कौन से होते हैं? वित्तीय संस्थान होते हैं और आरबीआई के नियम के अनुसार चलते हैं और ये पृथक अवधि के लिए धन प्रदान करते हैं। और हर फर्मों को, जो हर प्रकार की जो फर्म हैं और उनको जो हर प्रकार के जो ऋण हैं वो उपलब्ध कराते हैं, चाहे वो नकद के रूप में हो, साख के रूप में हो, या कुछ समय के लिए की अवधि के लिए ऋण हो, या अधिविकर्ष जो ओवरड्राफ्ट होता है उसके लिए हो। अब बात करते हैं इनके कार्य की। सबसे पहली बात है, बैंकिंग संस्थान क्या करते हैं? जमाई स्वीकार करते हैं और विशेष रूप से मांग जमाई स्वीकार करते हैं। जैसे चालू खाते में जमा स्वीकार करेंगे, बचत खाते में जमा स्वीकार करेंगे, स्थायी जमाएं स्वीकार करेंगे। तो ये जमा स्वीकार करते हैं, विशेष रूप से मांग जमाएं, चालू खाते में जमा, बचत खाते में और स्थायी जमाएं स्वीकार करते हैं। बैंकिंग संस्थानों से बार बार लेन देन कर सकते हैं। ये ऋण प्रदान करते हैं जिसे एक साथ चुकाया जा सकता है, किस्तों में चुकाया जा सकता है। अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध करवाते हैं, जैसे बैंक बिलों व चेकों का संग्रहण करना, लॉकर सुविधा उपलब्ध करवाना, धन हस्तांतरण की सुविधा उपलब्ध करवाना और जमाओं पर ब्याज उपलब्ध करवाना। तो फिर से हम एक बार बात कर लेते हैं कि इनके कार्य क्या होते हैं। ये जमाएं स्वीकार करते हैं, विशेष रूप से मांग जमा स्वीकार करते हैं, चालू खाते में जमा, बचत खाते में जमा, स्थायी जमा, बार बार लेन देन कर सकते हैं इनसे। ये ऋण प्रदान करते हैं और एक साथ किस्तों में चुकाया जा सकता है। अन्य सुविधाएं भी प्रदान करते हैं, जैसे बैंक बिलों व चेकों का संग्रहण करते हैं, लॉकर सुविधा उपलब्ध करवाते हैं, धन हस्तांतरण की सुविधा उपलब्ध कराते हैं, जमाओं पर ब्याज उपलब्ध करवाते हैं। अब बात करते हैं गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान या कंपनियां, जैसे नॉन बैंकिंग फाइनेंस कमीशन या कॉरपोरेशन या एनबीएफसी और एनबीएफआई। वे वित्तीय संस्थान जिनके पास बैंक के लाइसेंस नहीं होते हैं। गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान के हो गए जिनके पास बैंक के लाइसेंस तो नहीं है, परंतु ये क्या करते हैं? वित्तीय कार्य करते हैं। जैसे बीमा कंपनी हो गई, म्यूचुअल फंड हो गया, एमएफआई हो गया, वित्तीय एनबीएफसी संस्थान कहलाते हैं। इनकी स्थापना कब हुई है? कंपनी एक्ट 1956 के तहत हुई है। इनकी स्थापना के लिए आवश्यक पूंजी अलग अलग होती है, जैसे 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ आदि। इनकी विनियामक संस्थाएं भी अलग होती हैं, जैसे आरडीएआई, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये भी इनको विनियामक संस्थाएं इनके लिए अलग होती हैं। पीएफ, आरडीए, पेंशन फंड्स से भी म्यूचुअल फंड्स वगैरह को देखते हैं। एनएचबी जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को ये देखती हैं। ठीक है, तो ये केवल अवधि जमाएं स्वीकार करती हैं, सभी प्रकार की जमाएं स्वीकार नहीं करती, केवल अवधि जमाएं स्वीकार करती हैं। ये चेकबुक जारी नहीं कर सकते, किसी भी तरह की कार्ड सुविधा उपलब्ध नहीं करा सकते, चाहे डेबिट कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड हो या और कोई कार्ड हो। इनकी जमाएं DICGC डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन से संरक्षित भी नहीं होती हैं। इन्हें CRR को भी बनाए रखना नहीं पड़ता। जो बैंकिंग वित्तीय संस्थानों को CRR को बनाए रखना पड़ता है, इन पर आरबीआई के द्वारा तय SLR के नियम लागू होते हैं। इन पर आरबीआई के द्वारा तय SLR के नियम लागू होते हैं। बैंसल मानक इन पर भी लागू होते हैं। बैंकिंग व गैर बैंकिंग संस्थान में अंतर, तो ये हम बाद में पढ़ेंगे, एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान कौन से होते हैं? जिनके पास बैंक के लाइसेंस नहीं होते लेकिन वित्तीय कार्य करते हैं, जैसे बीमा कंपनी हो गई, म्यूचुअल फंड हो गए, एमएफआई हो गए आदि। क्या हुआ? एनबीएफसी संस्थान है। इनकी स्थापना कंपनी एक्ट 1956 के तहत हुई है।
आवश्यक पूंजी अलग अलग होती है, चाहे 2 करोड़ हो, 5 करोड़ हो, 10 करोड़ हो, ठीक है। इनकी विनियामक संस्थाएं भी अलग अलग होती हैं, जैसे IRDAI हो गया, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये हो गया, चाहे PFRDA पेंशन फंड्स हो गए, इनकी जो नियामक संस्थाएं कौन सी हैं, PFRDA है। सेबी हो गया, सेबी म्यूचुअल फंड्स के ऊपर रेगुलेटरी संस्था है। NHB जो है वो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के ऊपर संस्थाएं हैं। ये केवल अवधि जमाएं स्वीकार करती हैं, चेक बुक जारी नहीं कर सकते, किसी प्रकार की कार्ड सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा सकते। DICGC से इनकी जो जमाएं हैं संरक्षित नहीं हो सकती। इन्हें CRR को भी बनाए रखना नहीं पड़ता। इन पर RBI के द्वारा SLR के मानक लागू होते हैं, बेंसल मानक इन पर भी लागू होते हैं। अब बात करते हैं बैंकिंग व गैर बैंकिंग संस्थान में अंतर। तो बैंकिंग व गैर बैंकिंग संस्थान में सबसे पहली मांग जमा अपन बात करते हैं। मांग जमा ये ले सकते हैं और ये मांग जमा नहीं ले सकते। चेक आहरण ये चेक जारी कर सकते हैं, ये चेक जारी नहीं कर सकते। बीमा सुविधा बैंकरों के लिए जमा पर उपलब्ध है, जो बैंकर हैं उनको जमा पर उनको बीमा लोन सुविधा दी जा सकती है, जबकि NBFC जमा पर उपलब्ध नहीं है, बैंक बीमा नहीं दे सकती। नियमन के लिए अधिनियम बैंकिंग नियम एक्ट 1949 इसके तहत ये कार्य करते हैं, जबकि भारतीय कंपनी एक्ट 1956 के तहत ये कार्य करते हैं। जमा अवधि इसमें शॉर्ट टर्म जमा कर लेते हैं, ये शॉर्ट टर्म जमा नहीं करते, ये 12 माह से जमा नहीं करते, ज़्यादा समय के लिए जमा करते हैं। CRR को बनाए रखना इनके लिए आवश्यक है, जबकि इनके लिए आवश्यक नहीं है। तो हम फिर से बात कर लेते हैं, बैंकिंग व गैर बैंकिंग संस्थान में क्या अंतर है। मांग जमा ये ले सकते हैं, ये नहीं ले सकते। चेक आहरण ये जारी कर सकते हैं, ये चेक जारी नहीं कर सकते। बीमा सुविधा ये बैंकरों के लिए जमा पर उपलब्ध हैं, NBFC जमा पर उपलब्ध नहीं है। नियमन के लिए अधिनियम बैंकिंग नियमन एक्ट 1949 के तहत कार्य करते हैं, जबकि ये भारतीय कंपनी एक्ट 1956 के तहत कार्य करते हैं। जमा अवधि शॉर्ट टर्म जमा कर सकते हैं, ये शॉर्ट टर्म जमा नहीं लेते हैं, 12 माह से नीचे जमा नहीं करते। CRR की बात करें तो बैंकिंग जो संस्थान है CRR इनके लिए आवश्यक होता है, जबकि गैर बैंकिंग संस्थान के लिए CRR आवश्यक नहीं होता है। तो अभी हमने टॉपिक पढ़ा बैंकिंग और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान। अब हम पढ़ेंगे शेयर बाजार। शेयर बाजार पूंजी बाजार वह स्थान जहां वित्तीय लेन देन होता है। यह वह स्थान है जहां ज़रूरतमंद लोग धन को उधार लेते हैं, जबकि धनी लोग निवेश करने आते हैं। शेयर पूंजी बाजार का उपकरण है। पूंजी बाजार क्या होता है? वह स्थान जहां वित्तीय लेन देन होता है, ज़रूरतमंद लोग तो धन लेते हैं, उधार लेते हैं, जबकि धनी लोग निवेश करने आते हैं। शेयर पूंजी बाजार का उपकरण है। पूंजी बाजार दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहली बात है प्राथमिक बाजार, दूसरा है द्वितीय बाजार। प्राथमिक बाजार ये वे पूंजी बाजार हैं जहां पर नई प्रतिभूतियां जारी की जाती हैं। यह वह पूंजी बाजार है जहां नई प्रतिभूतियां जारी की जाती हैं, जैसे IPO और FPO। IPO क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफर। FPO क्या होता है? फॉलो पब्लिक ऑफर। द्वितीय बाजार क्या होता है? वह बाजार जहां प्राथमिक बाजार की प्रतिभूतियों को पुनः खरीदा व बेचा जाता है, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE। प्राथमिक बाजार और द्वितीय बाजार में क्या अंतर है? ये प्राथमिक बाजार ये वे पूंजी बाजार है जहाँ पर नई प्रतिभूतियाँ जारी की जाती हैं, जैसे IPO FPO। द्वितीय बाजार में प्राथमिक बाजार की प्रतिभूतियों को वापस खरीदा जाता है, बेचा जाता है, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE। शेयर पूंजी के प्रकार। ऑथराइज्ड पूंजी संघ के मेमोरेंडम द्वारा जितने के शेयर जारी करने की अनुमति दी जाती है उन्हें ऑथराइज्ड पूंजी कहा जाता है। संघ के मेमोरेंडम द्वारा जितने के शेयर जारी करने की अनुमति दी जाती है, जैसे अनुमति 1000 करोड़ रुपए है। निर्गमन पूंजी कंपनी के द्वारा जारी किए गए शेयर, जैसे 800 करोड़ रुपए के। ग्राहक पूंजी जितने के लिए जनता आवेदन करती है, निर्गमन पूंजी से ज़्यादा हो सकती है ये। पेड अप कैपिटल प्रदत्त पूंजी आवेदकों को शेयर खरीदने के बाद कंपनी की पूंजी क्या हो जाती है, वो पेड अप कैपिटल कहा जाता है उन्हें।
तो शेयर पूंजी के प्रकार हमसे यहाँ पूछा, हम यहाँ पढ़ रहे हैं। सबसे पहले 4 हैं, ऑथराइज पूंजी, निर्गमन पूंजी, ग्राहक पूंजी और पेड अप कैपिटल, प्रदत्त पूंजी। तो ऑथराइज पूंजी होती है संघ के मेमोरेंडम द्वारा जितने की शेयर जारी करने की अनुमति दी जाती है, जैसे मान लो 1000 करोड़ की दी गई। अब निर्गमन कम पूंजी क्या हो गई, जितने के शेयर उसमें से जारी किए जाते हैं, जैसे 800 करोड़ रुपए के शेयर जारी किए गए। ग्राहक पूंजी क्या होती है, जितने के लिए जनता आवेदन कर सकते हो सकता है निर्गमन पूंजी 800 करोड़ से ज़्यादा के लिए आवेदन कर दे। पेड अप कैपिटल प्रदत्त पूंजी होती है आवेदकों के शेयर खरीदने के बाद कंपनी की पूंजी क्या हो जाती है, वो हो जाता है पेड अप कैपिटल। अंश प्रतिभूति शेयर सिक्योरिटी, किसी कंपनी के स्वामियों की पूंजी शेयर कहलाती है। अंतरण में आसानी के लिए शेयर पूंजी को छोटे छोटे मूल्य वर्ग में बांटा जाता है, इस प्रकार ऐसे छोटे मूल्य वर्ग को शेयर कहा जाता है। अंश प्रतिभूति शेयर सिक्योरिटी, किसी कंपनी के स्वामियों की पूंजी शेयर कहलाती है। अंतरण में आसानी के लिए शेयर पूंजी को छोटे छोटे मूल्य वर्ग में बांटा जाता है, इस प्रकार ऐसे छोटे मूल्य वर्ग को शेयर कहा जाता है। इसमें प्रत्येक अंशधारक निवेशक को कंपनी का भागीदार माना जाता है और वह लाभ प्राप्त करने का अधिकारी होता है, जिसे लाभांश कहते हैं। ठीक है, तो शेयर क्या होता है, जो कंपनी की बहुत ज़्यादा पूंजी उसकी आवश्यक होती है कंपनी को, तो उसको बहुत छोटे छोटे मूल्य में बांट दिया जाता है। जैसे 1000 करोड़ रुपए उसको चाहिए, लेकिन उसको 10-10 रुपये के 20-20 रुपये के शेयर के रूप में उसको बांट दिया जाता है, और फिर इस छोटे मूल्य वर्ग को कहा जाता है शेयर, और जो भी शेयर खरीदेगा उसको कहा जाएगा भागीदार, कंपनी का भागीदार, और लाभ प्राप्त करने का अधिकारी होता है, उसे लाभांश भी कहते हैं, जो उसको लाभ प्राप्त करता है। शेयर 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रेफरेंस शेयर और दूसरा होता है इक्विटी शेयर। प्रेफरेंस शेयर, इनकी संख्या कम होती है, सामान्यतः ये प्रमोटर्स के शेयर होते हैं। लाभांश के वितरण में इन शेयर धारकों को लाभांश में प्राथमिकता दी जाती है। अगर कंपनी को कम लाभ है तो शेयर धारक भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इन शेयर धारकों को कंपनी में मतदान का अधिकार नहीं है। शेयर 2 प्रकार के होते हैं, प्रेफरेंस शेयर, इनकी संख्या कम होती है, प्रमोटर्स के शेयर होते हैं। लाभांश के वितरण में इनको प्राथमिकता दी जाएगी, लाभ कम है फिर भी शेयर धारकों को लाभ प्राप्त किया जाएगा, और कंपनी में मतदान का अधिकार नहीं है इनको। अगली बात है इक्विटी शेयर। इन शेयर धारकों को कंपनी के लाभ वितरण में प्राथमिकता नहीं दी जाती है। लाभ वितरण में प्राथमिकता नहीं दी जाएगी इक्विटी शेयर धारकों को। कंपनी को अगर पर्याप्त लाभ होता है तो इन्हें भी लाभांश दिया जाएगा। इनके पास मताधिकार होता है और ये कंपनी के वास्तविक मालिक होते हैं। इक्विटी शेयर, इन शेयर धारकों को कंपनी के लाभ वितरण में प्राथमिकता नहीं दी जाती। यदि कंपनी को पर्याप्त लाभ होता है तो इन्हें भी लाभांश दिया जाता है। इनके पास मताधिकार होता है और ये कंपनी के वास्तविक मालिक होते हैं। IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफर, जब कोई कंपनी जनता के लिए पहली बार नया शेयर जारी करती है तो उसे IPO कहते हैं। जैसे अभी LIC ने पहली बार शेयर जारी किया था तो उसको इनिशियल पब्लिक ऑफर कहा गया, IPO कहा गया। IPO किसी कंपनी के लिए नई पूंजी की उगाही में सहायक है। अगर पहली बार कोई कंपनी अपनी कुछ हिस्सेदारी बेचती है तो उसको कुछ ना कुछ मतलब पहली बार में उसको पैसे उगाही के लिए आवश्यक है। IPO केवल सार्वजनिक कंपनी ही जारी कर सकती है, जो पब्लिक कंपनी है वही अब IPO जारी कर सकती है। FPO, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, जब एक लिस्टेड कंपनी अपने फंड की उगाही के लिए नए सार्वजनिक शेयर को जारी करती है तो उसे FPO कहते हैं। अन्य शब्दों में IPO जारी करने के बाद कुछ समय बाद नई शेयर जारी करती है तो उसे FPO कहते हैं। जैसे एक बार IPO जारी कर दिए, देन उसके बाद में वो फिर से FPO जारी करेगी, कुछ और शेयर जारी करेगी, उसको कहा जाएगा FPO। राइट इशू, कंपनी के द्वारा पुराने शेयर धारकों से अतिरिक्त पूंजी निर्माण हेतु इसका उपयोग किया जाता है। कंपनी के द्वारा पुराने शेयर धारकों से अतिरिक्त पूंजी निर्माण हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें कंपनी कभी कभी शेयरों पर बाजार मूल्य के डिस्काउंट पर जारी करती है। राइट इशू क्या है, कंपनी के द्वारा पुराने शेयर धारकों से अतिरिक्त पूंजी निर्माण हेतु इसका उपयोग किया जाता है। इसमें कंपनी कभी कभी शेयरों पर बाजार मूल्य के डिस्काउंट पर जारी करती है। अंडर राइटिंग, वित्तीय संस्थान किसी कंपनी की IPO का अधिगोपन करती है, जिसके तहत वित्तीय संस्थान निवेशकों को यह आश्वासन देती है कि कंपनियों की परियोजना अच्छी है और उसके सभी शेयर बिकेंगे। यदि शेयर नहीं बिकते हैं तो वह संस्था स्वयं को शेयर खरीदेगी। अधिगोपन किसी निश्चित प्रतिभूति के जोखिम और मूल्य का निर्धारण करती है। अंडर राइटिंग क्या है, कोई भी वित्तीय संस्थान किसी कंपनी के IPO का अधिगोपन करती है,
जिसके तहत वित्तीय संस्थान निवेशकों को यह आश्वासन देती है कि कंपनी की परियोजना बहुत अच्छी है। एक तरह से कंपनी की मतलब वो विश्वास बनाती है, कोई भी वित्तीय संस्थान कंपनी का विश्वास बना देता है, उसके सभी शेयर बिक जाएंगे, और शेयर नहीं बिकते हैं तो वह संस्था स्वयं खरीद लेगी उस शेयर को। तो जोखिम और मूल्य का निर्धारण करती है अंडरराइटिंग। बुक बिल्डिंग, यह वह प्रक्रिया है जिसके तहत अधिगोपन आईपीओ के मूल्य निर्धारण हेतु कोशिश करती है। मूल्य निर्धारण प्रक्रिया में बाजार का सर्वे, शेयर के लिए निवेशकों की मांग आदि की खोजबीन की जाती है और सर्वे के आधार पर शेयर जारी करने की राशि तय की जाती है। यह वह प्रक्रिया है जिसके तहत अधिगोपन आईपीओ के मूल्य निर्धारण हेतु कोशिश करती है। मूल्य निर्धारण प्रक्रिया में बाजार का सर्वे, शेयर के लिए निवेशकों की मांग आदि की खोजबीन की जाती है और सर्वे के आधार पर शेयर जारी करने की राशि तय की जाती है। द्वितीय शेयर बाजार, वह शेयर बाजार जहां प्राथमिक शेयर बाजार में जारी की गई प्रतिभूतियों को पुनः खरीदा व बेचा जाता है। प्रमुख शेयर बाजार निम्न हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE 1875 ईस्वी में स्थापित हुआ। एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज था। टर्नओवर की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। मीडियम कैप की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है और विश्व का 9th है। सौदों की संख्या से भारत का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। और प्रमुख इसके सूचकांक हैं BSE सेंसेक्स संवेदी सूचकांक 1986 से जारी किया गया। इसमें आधार वर्ष 1978-79 ईस्वी है। यह सर्वाधिक एम कैप वाली 30 कंपनियों की शेयरों की कीमत में आने वाली औसत उतार चढ़ाव को दर्शाती है। यह सर्वाधिक मीडियम कैप वाली 30 कंपनियों की शेयरों की कीमत में आने वाले औसत उतार चढ़ाव को दर्शाती है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 1875 में स्थापित किया गया। एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज था। टर्नओवर की दृष्टि से भारत का दूसरा बड़ा स्टॉक एक्सचेंज था। मीडियम कैप की दृष्टि से सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। सौदों की संख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स है। सेंसेक्स संवेदी सूचकांक 1986 से जारी किया गया। 1978-79 आधार वर्ष है। और सेंसेक्स क्या होता है? मीडियम कैप वाली जो सर्वाधिक 30 कंपनी हैं, सर्वाधिक मीडियम कैप वाली जो 30 कंपनी हैं, उनकी शेयरों की कीमत में आने वाले औसत उतार चढ़ाव को क्या कहता है? सेंसेक्स कहते हैं। डोलेक्स 30, यह 30 कंपनियों के शेयर मूल्य की गणना जब डॉलर में की जाती है तो उसको डोलेक्स 30 कहा जाता है। डोलेक्स 30 क्या है? जब 30 कंपनियों के शेयर मूल्य की गणना जब डॉलर में की जाती है तो डोलेक्स 30 कहा जाता है। BSE 100, जब 100 मीडियम कैप कंपनियों के शेयरों की गणना की जाएगी तो उसको BSE 100 कहा जाएगा। बैंकेक्स जब 12 बैंकों के औसत शेयरों की स्थिति को दर्शाएगा। ग्रीनएक्स 2013 से आरंभ किया गया। यह टॉप 20 इको फ्रेंडली कंपनियों की स्थिति पर जारी किया जाता है। तो डोलेक्स 30, BSE 100 और बैंकेक्स ग्रीनएक्स 2013 में आरंभ, टॉप 20 इको फ्रेंडली कंपनियों की स्थितियों पर जारी किया जाता है। अब बात करते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE। फेरवानी समिति की सिफारिश पर 1992 में स्थापित हुआ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। यह भारत का पहला अभौतिकीकरण इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज है। कारोबार की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। मुख्यालय मुंबई में है। इसका सूचकांक है निफ्टी 50। शेयर बाजार में दो प्रकार के निवेशक होते हैं। वास्तविक निवेशक, वे निवेशक जो दीर्घकाल के लिए शेयर बाजार में निवेश लाभांश प्राप्ति के लिए करते हैं। वास्तविक निवेशक कौन से होंगे? जो दीर्घकाल के लिए शेयर बाजार में निवेश करेंगे। सट्टेबाज निवेशक वे होते हैं जो अल्पकाल के लिए शेयर बाजार में निवेश करते हैं और शेयरों की कीमत में आने वाले उतार चढ़ाव से लाभ कमाने के लिए निवेश करते हैं। सट्टेबाज, तेजड़ियों, बुल, ये आशावादी सट्टेबाज हैं जो प्रतिभूतियों के मूल्य में वृद्धि का पूर्वानुमान लगाते हैं। वे शेयर इस आशा से खरीदते हैं कि भविष्य में बेचने पर उच्च मूल्य प्राप्त होगा जिससे वे लाभ कमाएंगे। बुल क्या होता है? आशावादी सट्टेबाज जो प्रतिभूतियों के मूल्य में वृद्धि का पूर्वानुमान लगाते हैं, इस आशा से खरीदते हैं कि भविष्य में बेचने पर उच्च मूल्य प्राप्त होगा जिससे वे लाभ कमाएंगे। मंदड़िए, बियर, ये निराशावादी सट्टेबाज हैं जो प्रतिभूतियों के मूल्य में कमी का पूर्वानुमान लगाते हैं, इनके कारण शेयर बाजार मंदी आती है। स्टैग, वे निवेशक जो शेयरों को जल्दी खरीदते हैं और जल्दी बेचते हैं, स्टैग कहलाते हैं। इनकी प्रकृति तेजड़िया वाली होती है। ये सामान्यतः IPO में ही निवेश करते हैं। ठीक है, तो 3 तरह के सट्टेबाज होते हैं। पहली बात तो हम शेयर बाजार में 2 प्रकार के निवेशक कौन कौन से? वास्तविक निवेशक और सट्टेबाज निवेशक। वास्तविक निवेशक कौन से हैं? जो दीर्घकाल के लिए शेयर बाजार में निवेश कर रहे हैं, जो लाभ प्राप्त करने के लिए।
तो सट्टेबाज निवेशक कौन से हैं? जो अल्पकाल के लिए शेयर बाजार में निवेश करते हैं और शेयरों की कीमत में आने वाले उतार चढ़ाव से लाभ कमाने के लिए निवेश करते हैं। तेजड़ियों बुल कौन से होता है? आशावादी सट्टेबाज जो प्रतिभूतियों के मूल्य में वृद्धि का पूर्वानुमान लगाते हैं, इस आशा से खरीदते हैं कि भविष्य में बेचने पर उच्च मूल्य वर्ग प्राप्त होगा जिससे लाभ कमाएंगे। मंदड़िए निराशावादी सट्टेबाज प्रतिभूतियों के मूल्य में कमी का पूर्वानुमान लगाते हैं, शेयर बाजार में मंदी आती है। वे निवेशक जो शेयरों को जल्दी जल्दी खरीदते हैं और जल्दी जल्दी बेचते हैं स्टैक कहलाते हैं। इनकी प्रकृति तेजड़िया वाली होती है। ये सामान्यतः आईपीओ में निवेश करते हैं। अब बात करते हैं नया टॉपिक, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनीज। ये वे कंपनियां होती हैं जिनका कार्य क्षेत्र विस्तारित होता है, जो एक से अधिक राष्ट्रों में होता है, अर्थात इनके उत्पाद व सेवाएं सुविधाएं अपने देश से बाहर भी होते हैं। ये वे कंपनियां होती हैं जिनका कार्य क्षेत्र बहुत विस्तारित होता है, एक से अधिक राष्ट्रों में होता है, अर्थात इनके उत्पाद व सेवाएं सुविधाएं अपने देश से बाहर भी होते हैं। जो कंपनियां एक से अधिक देशों में अपने कारोबार का संचालन करती हैं वो कौन सी कहलाती हैं? बहुराष्ट्रीय कंपनियां। बहुराष्ट्रीय मतलब बहु प्लस राष्ट्रीय, जो एक से अधिक राष्ट्रों में कार्य कर रही हैं वे कंपनियां। इनकी विशेषताएं, इनके निर्णय संपूर्ण देश के संदर्भ में होते हैं। ये वस्तुओं के साथ सेवाएं भी उपलब्ध कराते हैं, जैसे टेक्निकल, मार्केटिंग, एक्सपोर्ट, कैपिटल आदि। ये अधिकतम लाभ प्राप्ति के उद्देश्य से कार्य करती हैं। ये कंपनियां अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार के अधीनस्थ संस्थाओं के माध्यम से काम करती हैं। दूसरे देशों के साथ मिलकर संयुक्त उद्यम भी स्थापित करती हैं। इनके निर्णय संपूर्ण देश के संदर्भ में होते हैं। वस्तुओं के साथ सेवाएं भी उपलब्ध करवाती हैं, टेक्निकल, मार्केटिंग, एक्सपोर्ट, कैपिटल इत्यादि। ये अधिकतम लाभ प्राप्ति के उद्देश्य से कार्य करती हैं। ये कंपनियां अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार के अधीनस्थ संस्थाओं के माध्यम से काम करती हैं। दूसरे देशों के साथ मिलकर संयुक्त उद्यम भी स्थापित करती हैं। ये मुख्यतः विकसित देशों की होती हैं और अपना कारोबार विकासशील देशों में फैलाती हैं। इन कंपनियों का व्यवसाय मुख्य रूप से एफडीआई नियमों के अंतर्गत चलता है। इनके उत्पाद घरेलू उत्पाद की तुलना में गुणवत्ता युक्त होते हैं। इनमें गुणवत्ता सुधार तेजी से होता है। आर्थिक रूप से बहुत शक्तिशाली होती हैं, इसलिए इनके एम्प्लॉय को वेतन घरेलू कंपनी की तुलना में ज़्यादा मिलता है। इसका मुख्यालय अपने मूल राष्ट्र में होता है जहाँ इस कंपनी की शुरुआत हुई थी। तो फिर से इनकी बहुराष्ट्रीय कंपनी कौन सी होती हैं? जिनका कार्यक्षेत्र विस्तारित हो, एक से अधिक राष्ट्रों में हो, उत्पाद सेवाएं अपने देश से बाहर के देशों में भी करती हों। अब इनकी विशेषताएं क्या हैं? निर्णय संपूर्ण देश के संदर्भ में होता है। वस्तुओं के साथ साथ सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं, जैसे टेक्निकल, मार्केटिंग, एक्सपोर्ट, कैपिटल इत्यादि। अधिकतम लाभ प्राप्ति के उद्देश्य से कार्य करती हैं। अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार के अधीनस्थ संस्थाओं के माध्यम से काम करती हैं। दूसरे देशों के साथ मिलकर संयुक्त उद्यम भी स्थापित करती हैं। ये मुख्यतः विकसित देशों की होती हैं, कारोबार विकासशील देशों में फैलाती हैं। इन कंपनियों का व्यवसाय मुख्य रूप से एफडीआई नियमों के अंतर्गत चलता है। इनका उत्पाद घरेलू उत्पाद की तुलना में गुणवत्ता युक्त होता है। इनमें गुणवत्ता सुधार तेजी से होता है। आर्थिक रूप से बहुत शक्तिशाली होती हैं, इसलिए इनके एम्प्लॉय को वेतन घरेलू कंपनी की तुलना में ज़्यादा मिलता है। इसके मुख्यालय मूल राष्ट्र में होता है और कंपनी की शुरुआत जहाँ से होती है वहीं से इनका मुख्यालय होता है। मुख्य बहुराष्ट्रीय कंपनियां कौन कौन सी हैं? नंबर 1 माइक्रोसॉफ्ट, नेस्ले, IBM, पार्ले-जी, कोका कोला, टाटा। तो इस चैप्टर में हमने ये पढ़ लिया है और अगली वीडियो में हम आगे यहाँ से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस पूरी वीडियो में इतना ही आज के लिए। थैंक यू वेरी मच।